ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौत देर रात सरोजनी नगर मार्केट में एनडीएमसी का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर यहां पर चलाया गया है। सरोजनी नगर मार्केट में कई दुकानों पर यह एक्शन हुआ। दुकानदारों का आरोप है कि अवैध दुकानों के साथ साथ वैध दुकानें और शेड भी तोड़े गए हैं। दुकानदारों ने रात में हुए इस एक्शन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये कार्रवाई अतिक्रमण को हटाने के लिए यहां पर की गई थी, लेकिन यहां पर जो मार्केट में कई दुकानदार हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी दुकानें वैध थी, उसके बावजूद भी वो इस कार्रवाई की चपेट में आ गई। रात के 12:30 बज रहे हैं, 1 बज गया और एनडीएमसी ने यहाँ पिछले आधे घंटे से तोड़ फोड़ कर रखी है। बड़ी दुकान क्या, मिनी मार्केट क्या, सबको ओनिंग ऊपर से छतें तक इन्होंने तोड़ के धर दी है। ये रात को कौन सी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, ये समझ से बाहर रह गई। ये एनडीएमसी ने कौन सा नया नाटक शुरू करा है जो पूरी मार्केट यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई और पूरी मार्केट का तहस नहस कर दिया। इन लोगों को रुपयों से मतलब है, बिना इनकी मर्जी के, बिना इनकी मिली भगत के यहाँ पे कुछ भी अनऑथराइज नहीं हो सकता। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां चारबाग इलाके में एक होटल में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किचन में सिलेंडर फटने से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जो ये अफरा तफरी आपको नजर आ रही है, वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी। किचन में सिलेंडर फटने से आग यहां पर लगी है। ये चारबाग इलाके की तस्वीरें, जहां पर एक होटल में आग लग गई। आग लगने की खबर से वहां पर अफरा तफरी शुरू हो गई। यहां किचन में, क्योंकि एक होटल था, वहां किचन में रखे सिलेंडर में आग लग गई, वो फट गया था, जिसके बाद वहां आग लगी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग को बुझाया गया। मोदी सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 प्रतिनिधि मंडल भेजने का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा कर दी। इसमें 51 नेता हैं और 8 राजदूत शामिल हैं। डेलीगेशन में एनडीए के 31 और 20 दूसरी पार्टी के नेता सांसद शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस से 5 सांसद और नेता शामिल हैं। डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेंगे। डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि जल्द ही इनके मिशन की शुरुआत की बात कही जा रही है। डेलीगेशन की लिस्ट और क्या खासियत है, अब आपको बताते हैं। इसमें 51 नेता हैं और 8 राजदूत शामिल हैं। डेलीगेशन में एनडीए के 31 और 20 दूसरी पार्टी के नेता सांसद शामिल हैं और कांग्रेस से 5 सांसद और नेता शामिल हैं। डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। हर ग्रुप में 8 से 9 मेंबर्स हैं। इनमें 6 से 7 सांसद या सीनियर लीडर्स शामिल हैं। सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है और ये डेलीगेशन अब दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाएंगे और वहां पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करेंगे। अब सवाल यह है कि इस डेलीगेशन को भेजने से भारत को क्या हासिल होगा। तो इसके 2 मकसद हैं। पहला तो ये मकसद है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के जरिए भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मजबूत संदेश को दुनिया में लेकर जाएगा। दूसरा ये कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और मजबूत दृष्टिकोण को दुनिया के मंच पर रखा जाएगा। जिन देशों का दौरा करना है, अब उन देशों के नाम आपको बता देते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। बैजंत पांडा सांसद हैं बीजेपी के, निशिकांत वो लीडर है इस ग्रुप के, और निशिकांत दुबे सांसद बीजेपी। फांगोन कोन्याक, इसके अलावा एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद, हर्ष श्रृंगला, ये ग्रुप 1 में रहेंगे। और ग्रुप 2 में कौन कौन रहेगा, तो ग्रुप 2 दौरा करेगा यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली, डेनमार्क का। इसमें रविशंकर प्रसाद इस ग्रुप को लीड करेंगे। बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के नेता हैं अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एमजे अकबर, पंकज सरन इसमें शामिल हैं। इसके अलावा डी पुरंदेश्वरी भी शामिल हैं इसमें, और प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हैं। ग्रुप 3 इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य,
जापान, सिंगापुर का दौरा करेगा। इसमें संजय कुमार झा से लीड करेंगे। अपराजिता सारंगी इसमें होंगी, बीजेपी के एमपी है। यूसुफ पठान टीएमसी के एमपी, जॉन ब्रिटास, प्रदीप बुरमान, हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद, मोहन कुमार राजदूत इस ग्रुप में शामिल हैं। इसके अलावा ग्रुप 4 की अगर बात करते हैं तो ग्रुप 4 दौरा करेगा यूएई, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सिएरा लियोन का। श्रीकांत शिंदे से लीड करेंगे, शिवसेना के सांसद हैं। बासुरी स्वराज हैं, अतुल गर्ग हैं इसमें, समित पाठक हैं, सुमन कुमारी मिश्रा है, सुजौल चिनॉय हैं, एसएस आलूवालिया बीजेपी नेता भी इसमें शामिल है। ग्रुप 5 की बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ग्रुप 5 अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील, कोलंबिया का दौरा करेगा। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद से लीड करेंगे। जीएम हरीश बालयोगी, शांभवी, सरफराज अहमद इसमें शामिल हैं। इसके अलावा तरनजीत सिंह संधू राजदूत इसमें शामिल हैं। अब बढ़ते आगे, बात करते हैं ग्रुप 6 की। दौरा करेगा ये स्लोवानिया, ग्रीस, लातविया, रूस का। के कनिमोजी इसकी लीडर हैं, डीएमके की सांसद हैं। राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, ब्रजेश चौटाला बीजेपी के सांसद में शामिल हैं। प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव एसपुरी, जावेद अशरफ जो राजदूत हैं वो भी इस ग्रुप में शामिल हैं। ग्रुप 7 की बात करते हैं। मिस्र, कतर, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का दौरा करेगा। सुप्रिया सुले जो एनसीपी एससीपी की सांसद हैं वो से लीड कर रही हैं। मनीष तिवारी इसमें शामिल है। विक्रमजीत सिंह सहाय, अनुराग ठाकुर भी इसमें होंगे। और इसके अलावा इसमें होंगे जो नाम लव श्री कृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, बी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन जो राजदूत हैं वो इसमें शामिल हैं। किस बात पर विवाद है वो आपको बता देते हैं। कांग्रेस की लिस्ट में आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का नाम था। सरकार की लिस्ट सामने आई, उसमें शशि थरूर का नाम सामने आया। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और अमर सिंह का नाम इसमें नजर आया। थरूर का नाम जो कांग्रेस की भेजी हुई लिस्ट में नहीं था, वो सरकार की लिस्ट में होने पर कांग्रेस ने पहले इस पर आपत्ति भी जताई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सियासी विवाद खड़ा हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी के मुताबिक विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को हमने पहले ही बता दिया था कि हम उसके आतंकी ठिकानों को छोड़ेंगे नहीं, हम मिलिट्री को टारगेट नहीं करेंगे। बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं माना। तो बता दें आपको कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने घोर आपत्ति खड़ी की है, कई सवाल भी उठाए हैं। और विदेश मंत्री ने यह कहा है कि हमने पहले ही हमले की जानकारी पाकिस्तान को दी थी कि हम उसकी मिलिट्री पर हमला नहीं करेंगे, हम उसके आतंकी ठिकानों को टारगेट करेंगे। और इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये सियासी घमासान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी है और ये हुआ है। राहुल गांधी ने जब सवाल उठाए हैं विदेश मंत्री के बयान पर, जहां विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को हमने पहले ही बता दिया था कि हम उसके आतंकी ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे, हम मिलिट्री को टारगेट नहीं करेंगे। तो विदेश मंत्री के बयान पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। तो विदेश मंत्रालय ने उन बयानों को पूरी तरह से गलत बताया जिनमें दावा किया गया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माना था कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सचेत किया था। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये विदेश मंत्रालय ने अपना बयान दिया है। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया उस पर सियासी घमासान शुरू हुआ, उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान सामने आया है। तो पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी ने भी उन दावों को खारिज कर दिया है कि विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। विदेश मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है। देखिए, राहुल गांधी वो नेता है जो 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद में
पार्टी करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पाए गए थे। ये वही नेता है जिनकी सरकार जब थी तो 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद में ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक तक नहीं करी थी। आज पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत ने पाकिस्तान के आतंक के अड्डों को नष्ट करा है और भावलपुर से लेकर मुनीरके तक आतंक के अड्डे नष्ट हो चुके हैं। अब राहुल गांधी खुद मैदान में उठ गए हैं और हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं और हमारे सेना के ऑपरेशन पे सवाल उठा रहे हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ठीक वही लाइन है जो पाकिस्तान कहती है। तो सियासी घमासान के बीच वार पलटवार भी जारी है। आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ऐसे समय पर सवाल उठा रहे हैं जब एकता की आवश्यकता है, लेकिन 26/11 के वक्त तो खुद कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और अब पाकिस्तान की लाइन राहुल गांधी बोल रहे हैं। बढ़ते आगे तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी ने जब से शपथ ली, जब से 3 बड़े हमले हुए और पीएम मोदी ने हर हमले का जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को नष्ट कर दिया गया। 9 ऐसे ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया जहां आतंकी बनाए जाते थे। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है। पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर कर मिट्टी में मिला कर लिया गया और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। सेनाओं को हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सेनाओं को हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए लगभग ये राशि मंजूर की गई है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में आपातकालीन शक्तियों के तहत इसकी मंजूरी दी गई। बैठक में रक्षा मंत्रालय और सैन्य अधिकारियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। तो बैठक में रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारी शामिल हुए थे। सेना को हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए इस रकम की मंजूरी दी गई है। 40,000 करोड़ रुपए सेना को मंजूर किए गए हैं और रक्षा अधिग्रहण परिषद की जो बैठक हुई थी उस बैठक में इस राशि का प्रस्ताव रखा गया और ये प्रस्ताव पास किया गया। इस राशि को मंजूर कर दिया गया। इस राशि का इस्तेमाल सेना हथियार खरीदने में करेगी, गोला बारूद खरीदने में करेगी। 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। शरद पवार का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दुरुपयोग का आरोप। विपक्ष के खिलाफ एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सरकार बदलने पर कानून बदले, ये कहना है शरद पवार का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरद पवार ने केंद्र पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दुरुपयोग का आरोप यहां पर लगाया है और कहा है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ इस एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। सरकार बदलने पर कानून बदले। काही सांगितलं, अनेक नव्हतं त्या ठिकाणी लिहिलेली आहे. मी हे जे पुस्तक लिहिलं आणि त्याच्यातून जी माहिती येते ती बघितल्याच्यानंतर। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 15 बागी पार्षदों ने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। पार्षदों ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाने का फैसला किया है। मुकेश गोयल को इस पार्टी का नेता चुना गया है। पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों की दलील है कि एमसीडी की सत्ता में होने के बाद भी वो विकास के काम नहीं कर पा रहे थे। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है।
हमारे 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के, हमने 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में ये पार्टी 135 सदस्य लेकर आई थी और पूर्ण रूप से बहुमत में थी। लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार का वातावरण नगर निगम में रहा और केवल ऊपर से आदेश आते थे, यहाँ के पार्षदों की सुनी नहीं जाती थी, हम लोगों से सलाह नहीं की जाती थी। मुझे नेता सदन बना रखा था, लेकिन मेरे को किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती थी। केवल आदेश आते थे, आदेश का पालन होता था। हम लोग सत्ता में थे फिर भी नहीं हो पा रहे थे काम, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों में अगर दिमाग रहेगा और मेन मोटिव ये रहेगा तो दिल्ली की जनता की हम कैसे काम करेंगे, जो हमने उनको वादे करे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो हमने अब ये पार्टी बनाई है, सारी एक विचारधारा है इन सबकी, जो कि ये है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है और हमारा मेन ये मोटिव है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है, जो पार्टी दिल्ली की जनता की हित में होगी हम उनकी चीजों को उनका सहयोग करेंगे और उनको हम समर्थन देंगे। आम आदमी पार्टी में टूट को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि करप्शन की वजह से आम आदमी पार्टी में टूट हुई है। देखिए, हम लोगों ने मेयर चुनाव के टाइम भी बताया था कि कैसे भाजपा खरीद फरोख्त का प्रयास कर रही है, कैसे 5-5 करोड़ रुपए उन्होंने ऑफर किए थे हमारे पार्षदों को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और ये भी खरीद फरोख्त का एक फॉर्म ही है, क्योंकि भाजपा के पास अभी भी ना स्टैंडिंग कमेटी की ना ही वार्ड कमेटी बनाने के लिए सदस्य पूरे हो रहे हैं, तो वो इस तरह से खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। सब नाटक है। इंद्रप्रस्थ विकास नाम की पार्टी इनके ही वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल जी ने बनाई है और उनके नेतृत्व में 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। और पार्षदों ने जिस प्रकार के आरोप भ्रष्टाचार के लगाए हैं, जिस प्रकार के विकास की गति को उनके वार्डों में रोकने का आरोप उन्होंने लगाए हैं, और उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक वो कोई काम ही नहीं करने पाए और उनको कोई काम करने भी नहीं दिया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक कोई काम नहीं होने दिया। जिस तरह से 11 साल दिल्ली में विकास की गति रुकी थी, और उसी तरीके से 2.5 साल में जो पार्षद थे वो भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के कारण फ्रस्ट्रेट हुए। उसमें 2-4 जो बड़े नाम हैं उनके बारे में मैं जानता हूँ, माफ़ करिएगा किसी को बुरा लगे, पर ये सब कोई ऐसा नहीं है कोई सेवा से जैसे मैंने बार ना लक्ष्मी जी, ये लोग कोई सरस्वती के सेवक नहीं हैं, ये सब लोग लक्ष्मी जी के सेवक हैं। जब आम आदमी पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पहुँच गए। तब आम आदमी पार्टी को नहीं मालूम था किस तरीके के लोग वो ले रहे थे। आम आदमी पार्टी का चरित्र इतना बुरा हो गया है कि वो किसी भी चेहरे को स्वीकार करने लगे थे। तो आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि जब आप खुद आपने इतनी गंदगी जो है एक तरीके से निगल ली है, तो वो गंदगी कभी अंदर रहती कभी बाहर आती है, ये होगा। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया था। भारत ने सभी हमलों को नाकाम किया था। एक बार में 72 टारगेट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है। भारत के पास ये सुदर्शन चक्र है जिसकी कोई काट पाकिस्तान के पास है नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंगी हालात के दौरान जिसे सुदर्शन चक्र बताया गया, मैं उसी S-400 मिसाइल सिस्टम के पास खड़ी हूं। युद्ध के मैदान में कुछ इसी तरह S-400 से निकली मिसाइल दुश्मनों के लिए ताल बन जाती है। इस S-400 की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इसने अकेले ही पाकिस्तान के पहले हमले को नाकाम कर दिया था। हिंदुस्तान ने जब आतंक पर चोट की तो पाकिस्तान ने हमला करने के इरादे से अपनी मिसाइलें दागी, लेकिन इस एक एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान की एक भी नहीं चली। कैसे एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरे देश की हिफाजत करता है, और आखिर S-400 का नाम सुदर्शन चक्र क्यों पड़ा, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा मिश्रा। इस सुदर्शन चक्र को समझाने के लिए युद्ध के मैदान से S-400 कमांड जोन ले चलते हैं,
जहां से आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान इस बैटल थिएटर के आगे कैसे पस्त पड़ गया। हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने सरहद पार पाकिस्तान के ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को धूल चटाई और देश के लिए दीवार बनकर दुश्मन के आक्रमण को भीतर घुसने नहीं दिया। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर को हिट करने का, आतंकियों को हिट करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। और इस एयर डिफेंस नेटवर्क का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद स्तंभ है S-400। इस सुदर्शन चक्र की तैनाती ने भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बना दिया। तभी तो जब पीएम मोदी वायुसेना के बहादुर सैनिकों से मिलने आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो उनके पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सीना ताने खड़ा दिख रहा था। पीएम मोदी ने वीर सैनिकों को संबोधित किया, तब भी उनके पीछे S-400 रक्षा कवच की तरह खड़ा था। भारत माता की आपने इतिहास रच दिया। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आज पहली बार हम आपको S-400 का पूरा संसार दिखाएंगे, जहां दुश्मन को तबाह करने का पूरा सिस्टम खड़ा दिखता है। हथियारों का ये वो जखीरा है जो पहली नजर में तो कुछ ट्रकों का समूह लगता है, लेकिन दुश्मनों को खत्म करने के लिए पूरी कायनात है। रूस से लिए गए इस S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में मुख्य तौर पर 6 हिस्से होते हैं। मिसाइलों के साथ लॉन्च व्हीकल, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, लंबी दूरी की निगरानी रडार बिग बर्ड, एंगेजमेंट और फायर कंट्रोल रडार ग्रेवस्टोन, ऑल ऑल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार और मोबाइल मैस्ड सिस्टम। इस मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से समझने से पहले जान लीजिए इसे सुदर्शन चक्र का नाम क्यों दिया गया। 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की, 15 शहर को टारगेट किया, मिसाइल और ड्रोन से हमले की कोशिश की, जिसे हमारे S-400 ने नाकाम किया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ। पुराणों में जैसा भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र है, वो लक्ष्य को पहचान कर उसका विनाश करता है। उसकी गति इतनी तीव्र होती थी कि रोका जाना या इससे बच पाना नामुमकिन था। उसी तरह S-400 ट्रायम्फ दुश्मन का सर्वनाश करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 3 मिनट के भीतर बड़े से बड़े दुश्मन को जमींदोज कर देता है S-400। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बॉर्डर पर मिसाइल लगी होती है और बटन दबता है। मिसाइल दुश्मन के विमान या हेलीकॉप्टर को मार गिराती है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसा नहीं है। S-400 डिफेंस सिस्टम में कई तरह के रडार, अलग अलग साइज की मिसाइल तो लगी ही होती है, एक पूरा सिस्टम होता है जो अपने आप में युद्ध के दौरान दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इसको समझने के लिए शुरू से करनी होगी शुरुआत। रूस ने 2007 में इसे अपनी सेना में शामिल किया था। S-400 मतलब 400 किलोमीटर दूर हवा से आने वाली किसी भी खतरे को मारकर गिरा सकता है। 2018 में जब पुतिन हिंदुस्तान आए थे, तब 40,000 करोड़ की S-400 की डील हुई थी।
इसमें 5 रेजिमेंट को शामिल किया गया। 5 रेजिमेंट का मतलब आपको बताएंगे आगे, पहले इनका पूरा सिस्टम समझिए। S-400 का मारक हिस्सा है ये लॉन्च व्हीकल और इस पर लगी मिसाइलें, बड़े बड़े ट्रकों में लगी ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। ये वाहन BAZ ट्रैक्टर, ट्रक या MAZ सीरीज के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर होते हैं। इंसान से कई गुना ऊंचे एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं, जिनमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं। इसको कैंस्टर कहते हैं। इससे मिसाइल को ले जाने में दिक्कत नहीं होती है। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब होते हैं। शॉर्ट रेंज यानी 40 किलोमीटर, मीडियम रेंज मतलब 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज यानी 250 किलोमीटर और वेरी लॉन्ग रेंज यानी 400 किलोमीटर। एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं। 4 लॉन्चर मिला दें तो उसको बैटरी कहते हैं। 2 बैटरी को मिला देते हैं तो एक रेजिमेंट हो जाता है। एक रेजिमेंट में 2 बैटरी, एक बैटरी में 4 लॉन्चर, एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, पूरी तरह एक रेजिमेंट यानी 32 मिसाइल, जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। रॉकेट हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, उन सब पर मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। ये 5 मिनट्स के अंदर डिप्लॉय हो जाता है और शूट एंड स्कूट कर सकता है, तो ताकि इसके ऊपर एंटी डिफेंस जो एक्शन किया जाता है मिसाइल के लिए, अगर जब मिसाइल फायर किया तो उसके ऊपर अगर काउंटर मिसाइल के लिए अगर उसने फायर किया दुश्मन ने तो वो वहां पे मिलेगा ही नहीं। तो शूट एंड स्कूट की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। एबीपी न्यूज की टीम 2 साल पहले रूस की राजधानी पहुंची, ये जानने के लिए कि S-400 में ऐसा क्या खास है जो उसे दुनिया में सबसे ताकतवर बनाती है। इस S-400 सिस्टम का रेंज जो होता है, डिटेक्शन रेंज होता है, वो लगभग 600 किलोमीटर का होता है। यानी कि 600 किलोमीटर दूर ही जब भी कोई एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल आ रही होगी तो इस तरह के जो रेडार के साथ में S-400 का सिस्टम होता है वो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन जब उसे एंगेज करना होता है तब वो 400 किलोमीटर तक में उसे आना पड़ता है और 400 किलोमीटर की रेंज में इस S-400 के, जो कि इस तरह के एक रेडार सिस्टम के साथ में होता है, तब वो एंगेज शुरू करता है और इसीलिए इसका नाम है S-400। S-400 में 3 तरह का रडार सिस्टम लगा होता है। सबसे पहला रडार सिस्टम है बिग बर्ड, मतलब बड़ा पक्षी। रूस में हथियारों और मिलिट्री उपकरणों के कोड नेम देने की परंपरा है, जो खास प्रतीकों और खूबियों से जुड़े होते हैं। बिग बर्ड जो दूर तक निगरानी करता है। ये बिग बर्ड S-400 सिस्टम की आंख है, जो 600 किलोमीटर तक के इलाके में एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। मतलब दुश्मन के बड़े हमले को भी समय रहते पहचान सकता है। S-400 सिस्टम की पूरी बैटरी एक साथ 80 टारगेट को एक साथ देख सकती है। बिग बर्ड रडार इतनी एडवांस तकनीक से लैस है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन जैसे टारगेट्स को भी पकड़ सकता है। ये रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यानी दुश्मन रडार को धोखा देने की कोशिश करे तब भी सही काम करता है। बिग बर्ड दुश्मन की जानकारी कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट को देता है, जहां सर्वनाश की पटकथा लिखी जाती है, जिसके कमांड देने के बाद मिसाइल मौत बनकर ट्यूब से बाहर निकलती है। यह है कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, जो एक ट्रक के भीतर होता है, जो कमांड और कंट्रोल पोस्ट को जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम का दिमाग या कहिए कंट्रोल रूम यही होता है। यहां से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल होता है। सभी रडार, लॉन्चर, मिसाइलें, इन सब की जानकारी यहीं आती है और यहीं से आदेश दिए जाते हैं कि क्या करना है। जैसे ही कोई दुश्मन का विमान, ड्रोन या मिसाइल S-400 के रडार की पकड़ में आता है, उसकी सारी जानकारी सबसे पहले कमांड पोस्ट तक पहुंचती है। कमांड पोस्ट तय करता है कि कौन सा टारगेट सबसे बड़ा खतरा है, किस पर पहले हमला करना है और किस मिसाइल से करना है। लॉन्चर से निकली मिसाइल से बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी रफ्तार 15 मैक की होती है। मैक मतलब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है। दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जा सके। अभी जो मैक्सिमम है वो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। इसकी जो मिसाइल है वो तकरीबन 30 किलोमीटर हाइट के ऊपर अगर टारगेट उड़ रहा है उस तक को एंगेज कर लेती है। तो ये एक बहुत ही कारगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
जो कि इंडिया का एयर डिफेंस को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है और इसकी कैपेबिलिटीज वर्ल्ड के अंदर टॉप क्लास में रेटेड की जाती हैं। जब कमांड कंट्रोल रूम के निर्देश पर मिसाइल लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, तब होती है ग्रेवस्टोन की एंट्री, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा एंगेजमेंट रडार है। दूसरा रडार है फायर कंट्रोल रडार ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन कोड नेम है, जिसका मतलब होता है मौत का संकेत, क्योंकि यह रडार दुश्मन के विमानों या मिसाइलों के लिए मौत का संकेत या कब्र जैसा है। बिग बर्ड जिस टारगेट को पहचानता है, ग्रेवस्टोन उनकी लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रखता है और मिसाइल को सही दिशा में गाइड करता है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर तक होती है और ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 36 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है। दिन हो या रात, हर हालात पे काम करता है। इसका मुख्य काम है दुश्मन के जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जैसी चीजों को दूर से पहचानना और ट्रैक करना, सिस्टम को बताना कि कौन सा टारगेट सबसे बड़ा खतरा है और मिसाइल को टारगेट तक गाइड करना ताकि वो सीधा जाकर उसे मार सके। पाकिस्तान के खिलाफ इसी टेक्नोलॉजी ने S-400 की मिसाइलों को सरहद पार पहुंचाया। 8 मई के हमले के 4 दिन बाद पाकिस्तानी जमीन पर S-400 से निकले मिसाइल का मलबा भी मिला। इसके मायने ये हैं कि जब पाकिस्तान के फाइटर जेट ने भारत की एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने S-400 से मिसाइल दागा। इस वार से पाकिस्तानी GF-17 फाइटर जेट तो गिर गया और उसी के मलबे के साथ S-400 से निकले मिसाइल का खोखा भी गिरा, जिसका मतलब साफ था कि S-400 एयर डिफेंस से दागी मिसाइल ने पाकिस्तान में कोहराम मचाया और उसी के सबूत पाकिस्तानियों के बीच पड़े हैं। सिस्टम एक ही टारगेट पर 2 मिसाइलें दागता है ताकि अगर पहली मिस भी हो जाए तो दूसरी टारगेट को मार सके। मिसाइल को टारगेट तक गाइड करने के लिए एंगेजमेंट रडार का इस्तेमाल होता है। एंगेजमेंट रडार और सर्वेलेंस रडार आपस में लगातार संपर्क में रहते हैं ताकि टारगेट की असली लोकेशन के हिसाब से मिसाइल की दिशा तय की जा सके। हर तरह के दुश्मन का अंदाजा लगाए वही तो युद्ध के मैदान में अजय हो सकता है। S-400 सिस्टम में 2 ऐसे रडार हैं जो हर तरह के दुश्मन को ट्रैक कर सकते हैं। ऑल ऑल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार, इसका मुख्य काम है हर ऊंचाई यानी बहुत ऊपर और जमीन के बिल्कुल पास से उड़ने वाले टारगेट जैसे क्रूज मिसाइल, ड्रोन को पकड़ना, उसकी जानकारी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाना। इसकी खासियत यह है कि जो टारगेट्स बाकी रडार की नजर से बचने के लिए जमीन के पास उड़ते हैं, उन्हें भी यह रडार पकड़ सकता है। ये पूरे एयर स्पेस को लगातार स्कैन करता रहता है और टारगेट की जानकारी कंट्रोल रूम तक भेजता है। अगर कोई टारगेट बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो मोबाइल मास्ट सिस्टम आखिरी सुरक्षा के तौर पर काम करता है। यह क्रूज मिसाइल या UAV जैसे टारगेट्स को भी पकड़ सकता है। इस पूरे सिस्टम की छठी और सबसे छोटी कड़ी है मोबाइल मास्ट सिस्टम। ये एक टावर है जिस पर रडार को लगाया जाता है जो कम ऊंचाई पर छुपकर आने वाले टारगेट को पकड़ सके। मतलब जो काम बिग बर्ड दूरी और ऊंचाई के लिए करता है, उसी का छोटा वर्जन मोबाइल मास्ट सिस्टम होता है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बिग बर्ड लंबी दूरी का सर्विलांस रडार किसी टारगेट को पकड़ता है। ये एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके बाद ये जानकारी कमांड और कंट्रोल स्टेशन को भेजी जाती है। यहाँ तय किया जाता है कि टारगेट दोस्त है या दुश्मन। आदेश मिलते ही कमांड सेंटर लॉन्चर को मिसाइल दागने का आदेश देता है। फायर कंट्रोल रडार मिसाइल को ट्रैक करता है और उसे निशाने पर हिट करने में मदद करता है। ये एक सिस्टम एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जो 60 से 80 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। ये एक समय में 160 मिसाइलों को गाइड कर सकता है, क्योंकि हर टारगेट पर 2 मिसाइलें दागी जाती हैं। ये इनकी बैटल रणनीति है। सेना के लिए S-400 एक ऐसा अचूक हथियार है जिसकी काट पाकिस्तान सालों तक नहीं ढूंढ सकता। तभी तो पाकिस्तान के हवाई हमलों को हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम ने फुस कर दिया। अमेरिका इसकी काट खोजने का दावा तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये कमजोर दिखते हैं। बल्कि इससे अमेरिका का डर भी S-400 के लिए दिखता है। तभी तो सेना में इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। बड़ी बात यह है कि जब भी कोई दुश्मन मुल्क साजिश रचेगा, उसे S-400 का कालजयी रूप याद रखना होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।